हेलो एवरीवन, मैं राहुल दास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक निर्णय लिया कि जो 3 कानून कृषि कानून पिछले साल लाए गए थे उन्हें उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया देश को दिए गए एक संबोधन में। और उन्होंने कहा कि आने वाले जो संसद का सत्र है उसमें इसकी संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। और उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये 2 ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, यानी कि तीनों कानूनों को संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से वापस ले लेंगे। और दूसरी बात एक उन्होंने ये भी कहा कि ये इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। कि उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा कि ये जो कानून हम लोग लेके आए थे ये देश हित में था, किसान हित में था, लेकिन सभी किसानों को हम समझा नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए इस कानून को रिगार्डिंग, और इसलिए हम ये कानून वापस ले लेंगे। तो ठीक है, अब ये कानून वापस लिया जा रहा है, लेकिन इस कानून को थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि क्या ये कानून वास्तव में किसानों के हित में था या उनके हित के खिलाफ था, कितना उनके हित में था या कितना उनके हित के खिलाफ था, क्या वास्तव में इस कानून को वापस लेना ज़रूरी था। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे ये क्या था एक्चुअल में। इस कानून में ऐसी कौन सी नई बात थी जो इतनी बुरी लग गई कुछ किसानों को। तो हम तीनों कानून जो है फार्म एक्ट्स 2020 में जो कृषि कानून लाया गया था उसको देखेंगे एक एक करके। तो 3 कानून जो लाया गया था उनका नाम तो ये है: द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा कानून था द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। पहला कानून जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि जो उपज होता है किसानों का उसका व्यापार से रिलेटेड ये कानून है पहला वाला। दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, दूसरा कानून जो एक तरह का एग्रीमेंट वाला कानून है जिसमें कुछ एग्रीमेंट की बात की गई किसानों और जो अगला स्टेक होल्डर है उसके बीच की, ये दूसरा कानून उसकी बात करता है। और तीसरा कानून तो ये पुराना कानून है, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट किया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये नाम तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। तो अब एक एक करके इन तीनों कानूनों की चर्चा करते हैं। तो पहला कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी कि जो किसान का जो उपज है उसके व्यापार में को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देने के लिए कानून लाया गया था। किस तरह से बढ़ावा दे रहा था? ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, द ऑर्डिनेंस अलाउस इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रीमिसेस ऑफ मार्केट यार्ड्स रन बाय मार्केट कमिटीज फॉर्म्ड अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट्स, अदर मार्केट्स नोटिफाइड अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट्स। यानी कि इसमें यह प्रावधान किया गया था, जैसे कि पहले जो व्यवस्था थी और मतलब अभी भी जो वही व्यवस्था है कि हर राज्य में जो होता है ना कि मंडियाँ होती है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में एपीएमसी की मंडी होती है, जिसे कहते हैं मंडी। और वहाँ पे किसान अपनी पूरा धान, चावल, जो भी धान वगैरह, गेहूँ वगैरह जो भी है वो ले करके जाता है और वहाँ पे बेचता है मंडियों में। और किसान बाध्य होता है कि वो अपने क्षेत्र की जो मंडी है वहीं पे जाके बेचेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चंडीगढ़ का किसान है तो उसे चंडीगढ़ की मंडी में जाके ही बेचना है, वो लखनऊ की मंडी में जाके नहीं बेच सकता। ये एक बिल्कुल फिक्स है, ये नियम बना हुआ है। तो ये किया गया, इस कानून को ला करके ये प्रावधान किया गया कि किसान अब अपनी मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं है, उसे जहाँ ज़्यादा कीमत मिलेगी वो वहाँ पर जाके बेच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि चंडीगढ़ का किसान चंडीगढ़ की मंडी में ही बेचेगा। अगर उसे चंडीगढ़ से बाहर कोई जगह है जहाँ पे उसे ज़्यादा कीमत मिल रही है, अच्छे दाम मिल रहा है, तो वहाँ पे भी बेच सकता है। तो इस चीज़ को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई, ठीक है, कि वो फिजिकल प्रीमिसेस और मार्केट यार्ड, जिन मंडी जो है मार्केट यार्ड है उसके बाहर भी बेच सकता है, ठीक है, या दूसरी मंडियों में जा कर के भी बेच सकता है, या कोई प्राइवेट जगह है वहाँ पे जाके बेच सकता है। कौन कौन सी जगह भाग बेच सकता है मैं बता देता हूँ आपको। सच ट्रेड कैन बी कंडक्टेड इन आउटसाइड ट्रेड एरिया, यानी बाहरी क्षेत्र में कहीं भी बेच सकता है, जैसे कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो, जहाँ पे उत्पादन होता हो, जहाँ पे कलेक्शन होता हो, जहाँ पे एग्रीगेशन होता हो, वहाँ पे भी बेच सकता है। जैसे कि फार्म गेट्स जो होते हैं, या फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, वेयर हाउस जो होती है जहाँ पे रखा जाता है, या कोल्ड स्टोरेज, मतलब कहीं पर भी किसान अपनी फसल का व्यापार कर सकता है, बेच सकता है।
और दूसरा चीज़ यहाँ पे लाया गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, यानी कि ई ट्रेडिंग, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बेचना खरीदना ऑनलाइन। और ये चीज़ प्रावधान किया गया इसमें कि जो शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस है, जो एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ उपज है जो जिनको लिस्टिंग की हुई है कि हाँ ये जो उपज है, ये जो पैदावार है, फसल है, ये यहाँ एपीएमसी में बिचेगी, तो उन शेड्यूल्ड प्रोड्यूस का जो है वो स्पेसिफाइड ट्रेड एरिया जो मंडी है वहाँ पे ऑनलाइन भी बेच सकता है किसान, खरीद भी सकता है और बेचा भी जा सकता है। ये प्रावधान किया गया था। ठीक है। द फॉलोइंग एंटिटीज़ में इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट सच प्रोग्राम। कंपनी, कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसके पास पैन कार्ड हो, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं एफपीओ। मतलब इन लोगों को ये अधिकार दिया गया कि अब जो है आप आराम से किसानों का जो फसल है उसको ऑनलाइन खरीदिए, ऑनलाइन बेचिए, ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो पहला कानून में यही था मोटे तौर पे कि किसानों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया कि आप कहीं भी बेचिए, और बिल्कुल आप बाध्य नहीं है कि आपको एपीएमसी मंडी में जाकर के ही बेचना पड़ेगा। तो ये था पहला कानून। इसकी वजह से जो एपीएमसी मंडीज़ के जो आढ़ती होते हैं, जो वहाँ पे मिडिलमैन का काम करते हैं, वो लोग बहुत नाराज़ हो गए और किसान आंदोलन में उन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक चीज़ ये किया गया कि मार्केट फ़ी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है होती है, हर राज्य की जो सरकार होती है वो मार्केट फ़ी लेती है। किनसे? जो फार्मर्स है उनसे, जो ट्रेडर्स है उनसे, व्यापारी है उनसे, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑनलाइन खरीद बिक्री होगी, व्यापार होगा, उन सबसे आउटसाइड ट्रेड एरिया में, एपीएमसी मंडी के बाहर के जो एरिया है वहाँ पे ये लोग उनसे मार्केट फ़ीस लेते हैं। एक बाज़ार का एक फ़ीस होता है वो लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि नहीं, कोई भी तरह का फ़ीस नहीं देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी या कोई भी एफपीओ है, वो अगर किसान का माल ख़रीदता है, बेचता है एपीएमसी के बाहर, तो पहले था कि उसे देना पड़ता था, लेकिन अगर ये कानून लागू हो जाता तो उसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्केट फ़ीस ख़त्म कर दिया जाता, उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था पहला कानून। और दूसरा कानून, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ठीक है। जो एग्रीमेंट किया गया, इस कानून के तहत एग्रीमेंट का प्रावधान था। क्या एग्रीमेंट का प्रावधान था वो समझ लीजिए। द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स फॉर ए फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन ए फार्मर एंड ए बायर। किसके किसके बीच में? किसान और ख़रीदार के बीच में। प्रायर टू द प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस, यानी कि किसी भी फसल के पैदावार से पहले एग्रीमेंट होना किसान के बीच में और ख़रीदार के बीच में। द मिनिमम पीरियड ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी 1 क्रॉप सेशन और 1 प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक। द मैक्सिमम पीरियड इज 5 years अनलेस द प्रोडक्शन साइकिल इज मोर देन 5 years। जो मिनिमम टाइम था वो 1 साल या 1 क्रॉप सेशन का, और मैक्सिमम टाइम 5 year यानी 5 साल का। यानी कि मोटे तौर पर बात ये थी कि किसान अपनी फसल पैदा करने से पहले ही ख़रीदार मिल जाता उसे, और वो उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता। मान लीजिए कि कोई किसान है और वो अपने 10 बीघा खेत में धान की खेती करने वाला है, तो उसे पहले ही खरीदार मिल गया। उस खरीदार ने बता दिया कि हाँ भाई, हम तुम्हारे जो इतना भी यहाँ पर खेती हो, उसे जितना भी उपज होगा उसको हम खरीदेंगे। तो किसान बोला कि भाई मुझे तो बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए, पैदावार चाहिए। तो वो जो ख़रीदार है, अगला पार्टी जो है, वो किसान को पैसा भी देता है, और वो किसान आराम से रिलैक्स होकर वहाँ पर फसल पैदा कर सकता था और बेच सकता था। और उसको खरीदने, अपने बेचने के लिए उसे किसी ग्राहक को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे तो पहले ही मिल गया था ग्राहक। ये एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट होता है। ये चीज़ था इस कानून में, सेकंड कानून में, कि एक एग्रीमेंट होगा किसान और ख़रीदार के बीच में। प्राइसिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, तो जो ख़रीदार है वो कैसे तय करेगा कि कितना दाम मिलेगा। आगे एग्रीमेंट में तो ये सब भी लिखा हुआ रहेगा ना कि हाँ, कि तुम्हारा जो इतना धान होगा किसान का, वो कितने में खरीदेगा वो जो खरीदार है। द प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस शुड बी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना में वो इस पूरे फसल को खरीदेगा। और मान लीजिए अगर किसी कारणवश फसल ख़राब हो गई या कुछ हो गया, या फसल बहुत अच्छी हो गई, जितनी होनी थी उससे ज़्यादा हो गई, तो फिर ऐसे में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? प्राइस क्या ज़्यादा दिया जाएगा, कम दिया जाएगा? तो इसका एक प्रोसेस जो होगा वो भी उसमें मेंशन होगा उस एग्रीमेंट में। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि इस एग्रीमेंट में, वो ये है कि अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया जो खरीदार उसमें और किसान के बीच में, किसी बात को लेकर कि एग्रीमेंट को लेकर के कि हाँ भाई कि इतना होना चाहिए था चावल, इतना हुआ नहीं तो हम इतना पैसा नहीं देंगे, या कुछ भी किसी तरह का मान के चलिए विवाद हो गया,
तो विवाद सॉल्व करने के लिए उसको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड होता जिसमें कि कुछ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता किसानों की तरफ से और जो बायर है उनकी तरफ से, और वो लोग मिलकर आपस में सॉल्व कर लेते हैं। और मैटर वहाँ से सॉल्व नहीं होता बोर्ड के अंदर 30 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में, तो फिर ये मैटर एसडीएम के पास चला जाता। और फिर अगर एसडीएम से सॉल्व नहीं होता तो फिर कलेक्टर या किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाता, उसको भी 30 दिन का टाइम दिया गया था। मतलब कि जल्दी मैटर सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लटका हुआ रह जाए। लेकिन इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर कुछ भी हो गया, मान लीजिए किसान की गलती से पूरा फसल ख़राब हो गया या किसान ने जानबूझकर ही ख़राब कर दिया किसी कारणवश, तो उसकी जो ज़मीन थी उस पे, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे कोई दावा नहीं कर सकता था अगला पार्टी। ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ये सेकंड वाला जो कानून था वो उसी को लेकर के था कि किसान अपनी फसल पैदा करने से पहले उसको ख़रीदार मिल जाए, उसको जो प्राइस है उसकी गारंटी मिल जाए, क्या इतना पैसा उसमें मिलेगा ही मिलेगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं पे तेल लगाना नहीं पड़ेगा किसी को कि हाँ भाई खरीद लो, इतना धान रखा हुआ है, इतना गेहूँ रखा हुआ है, सस्ते में खरीद लो। और तीसरा कानून तो ये पुराना कानून है, 1955 का ये कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूड आइटम्स है और कुछ आइटम्स है, सर्टेन कमोडिटीज़ है, जिसको केंद्र सरकार जो है एसेंशियल कमोडिटी बना देती है जब प्राइस राइज होता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होती है देश के अंदर। तो जैसे कि फूड आइटम है, फर्टिलाइजर्स है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट द प्रोहिबिट द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स ऑफ सच एसेंशियल कमोडिटीज़। इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास क्या पावर होता है कि वो चाहे तो जो चीज़ें हैं, जैसे कोई फूड आइटम है या फर्टिलाइज़र है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकती है, उसका सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है केंद्र सरकार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है और उसके व्यापार को भी कंट्रोल कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है इस कानून के तहत। तो ये कानून से बड़ा डरते थे जो व्यापारी होते थे। मान लीजिए कोई व्यापारी है और उसने 50 कुंटल प्याज स्टॉक करके रखा है, खरीद के रखा है किसानों से, और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून का यूज किया और कह दिया कि हाँ भाई आज से कोई 20 कुंटल से ज़्यादा प्याज इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो फिर तो उसको 80 कुंटल प्याज फटाफट बेचने पड़ते। तो ऐसे में बड़ा डर लगा रहता था व्यापारी के पास कि ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, इसीलिए व्यापारी ज़्यादा खरीद के नहीं रखते थे। तो इस कानून में अमेंडमेंट करके ये लाने की कोशिश की गई थी जो कि सरकार इस कानून का उपयोग किन परिस्थितियों में करेगी, केवल युद्ध की परिस्थिति में, फेमाइन की परिस्थिति में, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस रहे जब कीमत जो है चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब, या फिर नेचुरल कैलेमिटी यानी कोई प्राकृतिक आपदा है तब। अब मैं बताता हूँ कि प्राइस कितना बढ़ जाएगा तो इसका यूज करती है सरकार। जैसे कि कोई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर है तो उसमें अगर 100% इंक्रीज हो जाता, उसका प्राइस डबल हो जाता, तो फिर केंद्र सरकार यूज करती। और या फिर कोई एग्रीकल्चर पेरिसेबल फूड है उसमें 50% अगर इंक्रीज होता कोई फूड आइटम का प्राइस, तो इसका यूज करती। तो ऐसे में जो व्यापारी है जो स्टॉक करके रखते हैं, माल खरीद के रखते हैं, उन लोगों के मन में एक मतलब गारंटी रहती है कि हाँ भाई कि सरकार जल्दी इसका यूज नहीं करेगी इस कानून का, और उनका जो फूड आइटम है वो आराम से वो बेच सकेंगे, वो स्टॉक करके रख सकेंगे, बेच सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। लेकिन इसका विरोध क्यों किया गया, इसको ज़रा देखते हैं कि इसका विरोध आखिर क्यों किया गया। पहला तो ये तर्क दिया गया है राज्य सरकारों की ओर से कि जो फेडरलिज्म की व्यवस्था हमारे देश में, संघवाद है, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध जो है उसके स्पिरिट के खिलाफ है। कि राज्य सरकारों का कहना था कि एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है, NT 14 और NT 28 के हिसाब से। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम एग्रीकल्चर और मार्केट का तो ये कानून है ही नहीं, हम तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो फूड आइटम्स है वो तो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस कानून को लेकर के आए। तो इसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ। और दूसरी जो सबसे बड़ी एक चलाया गया पूरा एक मुहिम कि MSP ख़त्म करने वाली है सरकार। एक्चुअली में MSP होता क्या है ये तो आपको पता होगा, पर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि MSP में होता ये है कि जो APMC मंडी होती है वहाँ पे एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रहती है, हर चीज़ की तय की जाती है हर साल सरकार के द्वारा। उसमें होता है कि इतने में चावल खरीदा ही जाएगा, चाहे कितना भी चावल आप लेके जाइए, कितना ही गेहूँ लेकर के जाइए, किसान लेकर के जाए। तो कहा गया कि MSP को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इस कानून में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि MSP ख़त्म होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर था कि आप मंडी के बाहर बेचिए, लेकिन ये तो नहीं कहा गया था कि MSP ख़त्म कर देंगे। तो ये था मोनोपोली जो थी APMC की वो ख़त्म करने की जा रही थी।
एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर भी इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहा और प्राइस फिक्सेशन का कोई मैकेनिज्म फिक्स नहीं था। हाँ, ये बात ज़रूरत थी कि ये एक खामी थी कि इसमें प्राइस फिक्सेशन का मैकेनिज्म नहीं था। जो सेकंड कानून था उसमें एग्रीमेंट में प्राइस फिक्स करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। वो चीज़ की जा सकती थी, बाद में सुधार। और जो फूड सिक्योरिटी थी उसको हो सकता था कि खतरा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर व्यापारी है वो बहुत मात्रा में किसी प्याज को, चावल, चीनी को, तेल को इकट्ठा करके रखता है और बाद में जब दाम बढ़ जाए तब वो बेचने लगता है, तो इससे फूड सिक्योरिटी भी प्रभावित होती। पर इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने के कुछ ना कुछ उपाय थे, पर ये उपाय मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित था कि सीधे सीधे कानून को ही वापस ले लिया जाए। अगर उसमें कुछ खामी थी उसको सुधारा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और जो नॉन एपीएमसी मंडीज़ है वहाँ पे रेगुलेशन अभी है नहीं, वो लाने की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें इस कानून में मिसिंग था कि ये चीज़ें दिक्कत थी, लेकिन इन दिक्कतों को सुधारना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लेना बहुत ही उचित निर्णय हुआ। पर जो भी हो, अभी इसको वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। जो कैपिटलिज्म का एक डर था किसानों के मन में कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी मार्केट में तो फिर किसानों का बहुत ही दोहन होगा, शोषण होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको डर था, इसलिए इसका बहुत विरोध हुआ और बहुत लंबा इसका आंदोलन चला और फाइनली किसी कानून को वापस लिया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।